हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया एकदम मस्त चली बेटा। तो बच्चों हम लोग आज से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस या इसको वेक्टर एनालिसिस भी कहते हैं। तो ये बेटा ये बीएससी पार्ट 1 के बच्चों के लिए काम आता है और बहुत से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा ये काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है। तो बच्चों हम लोग वेक्टर कैलकुलस को स्टार्ट करके इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके बिल्कुल हायर लेवल तक पढ़ेंगे और सब कुछ पढ़ेंगे। टेंशन नहीं करना, हम हंसते हंसते एंजॉय करते हुए बेटा इसको पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बच्चों देखो, जैसे कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसको बेटा मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है और ये मेरी एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने आईआईटी के बच्चों को ये वीडियो बना के पढ़ाए हुए हैं। उसका नीचे बेटा मैं लिंक दे दूंगा, तो उस पर जाकर के वेक्टर का बेसिक अगर आप चाहें, आपको नहीं आता हो तो उसको जरूर सीख लेना कि वेक्टर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। हालांकि जरूरत पड़ने पर वो सारी बातें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसमें उलझ गया तो जो वेक्टर कैलकुलस हमको पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है बेटा, वो रह जाएगा। तो जहाँ भी ज़रूरत होगी मैं समझाऊंगा। अदरवाइज मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे मेरे वीडियो में, इसी वीडियो में, तो मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप लिंक को टच करते ही उस पूरी प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे और उसको आप बेस वेक्टर के बेसिक को आप स्टार्टिंग से बेटा पढ़ सकते हैं। और बेटा नीचे मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, ये जो पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर अलजेब्रा की बेटा पूरी प्लेलिस्ट है, इसका भी नीचे मैं लिंक दे दूंगा। ये सारे वीडियो बेटा एक अलग प्लेलिस्ट में जाएंगे। और बता दूं मैं आपको, और भी अलग अलग टॉपिक के बहुत सारे वीडियो में है ना बना रहा हूँ और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर सारे वीडियो सर्च कर सकते हैं या टॉपिक के नेम से भी आप ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आपको मॉडर्न अलजेब्रा चाहिए तो लिख दीजिए मॉडर्न अलजेब्रा बाय HD मैथमेटिक्स, तो आपको मिल जाएगा। जो भी आपको टॉपिक चाहिए या सब टॉपिक, मतलब टॉपिक के अंदर भी छोटा टॉपिक चाहिए, तो आप टॉपिक का नाम लिख दीजिए और लिख दीजिए बाय HD मैथमेटिक्स। उसको मैंने कहीं भी पढ़ाया होगा तो वो आपके सामने आ जाएगा। मैक्सिमम चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एक साल के अंदर आप समझेंगे कि आप, मतलब मैं करीब करीब इस समय 100% सिलेबस मैथ्स का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हम लोग स्टार्टिंग करते हैं बेटा ग्रेडियंट से। देखो बच्चों हम लोग स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर ग्रेडियंट से। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर एनालिसिस में सबसे पहले बच्चों हम लोग ग्रेडियंट एक टर्म यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि मेरे पास फाई जो है वो एक्स वाई जेड में कोई टर्म है, मान लीजिए ऐसे करके। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास फाई एक फंक्शन है और वो एक्स वाई जेड के टर्म में फंक्शन है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जो एक्स वाई जेड में चीजें होती हैं एक्चुअली वो सरफेस की इक्वेशन होती है 3 डायमेंशन में। जैसे 3 डायमेंशन में स्फीयर हो गया या पैराबोलाइड हो गया या इलिप्सॉइड हो गया, हाइपरबोलाइड हो गया। तो ये अलग अलग जो हमारे डायग्राम बनते हैं, जो सरफेस, जैसे प्लेन हो गया, प्लेन भी एक प्रकार का सरफेस है। तो जब भी हम एक्स वाई जेड में कोई इक्वेशन लिखते हैं तो वो किसी ना किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप देखते हैं कि एक्स वाई की इक्वेशन किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है 2 डायमेंशन में। जैसे आपने कहा कि y बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये 2 डायमेंशन में क्या है, एक प्रकार का पैराबोला है, ओपनिंग अप पैराबोला इस प्रकार का है ना, 2 डायमेंशन में एक्स वाई वाले में। लेकिन जब आप कोई भी फंक्शन एक्स वाई जेड में लिखते हैं तो वो 3 डायमेंशन में किसी ना किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, इसी को हम लोग डिटेल से डिफरेंशियल ज्योमेट्री एक टॉपिक है वहां पर पढ़ते हैं, जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये MSc में आप पढ़ेंगे, हो सकता है अभी आप पढ़ भी रहे हो। ठीक है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं और कर भी रहा हूँ लगातार। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, देखो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है एक्स वाई जेड में, ये मतलब एक्स वाई जेड में एक फंक्शन है और स्केलर फंक्शन है। देखो यहाँ पर कहीं भी कोई वेक्टर का नाम नहीं है ना। वैसे यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप ऐसा कुछ नहीं। जैसे आपको मालूम होगा कि जब हम एक्स वाई जेड एक्सिस लेते हैं, मान लो मैंने एक्स एक्सिस लिया और मान लो मैंने ये वाई एक्सिस लिया और मान लो मैंने जेड एक्सिस लिया, तो आप जानते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, जेड के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैप। तो इसमें आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब बच्चों ये हमारा स्केलर फंक्शन है एक्स वाई जेड का और ये कोई ना कोई सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सरफेस का मतलब सरफेस का इक्वेशन। जैसे कि स्फीयर है मान लीजिए, अब आप कहोगे स्फीयर में तो वॉल्यूम होता है, लेकिन वॉल्यूम से मतलब नहीं है। वो जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर का लिखते हो बेसिकली वो उसके सरफेस का इक्वेशन होता है। ठीक है ना, चलिए तो
ध्यान दो, अगर मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक फंक्शन है एक्स वाई जेड में, मतलब ये कोई एक स्केलर फंक्शन है ना, मतलब जो फंक्शन है वो कैसा है, मान लीजिए स्केलर फंक्शन, मतलब इसमें देखो आई कैप जे कैप के कैप नहीं है, मतलब ये वेक्टर नहीं है। तो देखो क्या होता है बच्चों, इसका ग्रेडियंट, देखो ग्रेडियंट का सिंबल ये होता है, ये सिंबल होता है ग्रेडियंट का। इस सिंबल को बेटा हम नेवला भी कहते हैं, नेवला, ठीक है। वो नेवला नहीं, तुम ये मत समझना कि सांप और नेवला की लड़ाई वाला नेवला है ये वो नेवला नहीं है। तो ये NABLA, ये नेवला बेटा होता है ना, ये सिंबल इसको हम नेवला कहते हैं। तो ग्रेडियंट जो है हमेशा इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, नेवला से। और ध्यान रखना जो नेवला है इसकी वैल्यू होती है I इंटू डेल वाई डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल वाई प्लस के इंटू डेल वाई डेल जेड। मतलब देखो यहाँ पर ये नेवला की मतलब एक वैल्यू होती है, इस नेवला को हम एक ऑपरेटर भी कहते हैं। ऑपरेटर का मतलब जहां भी ये लगा दो वहां पर ये अपना काम करने लगेगा। ऑपरेटर का मतलब एक टाइप का जो फंक्शन होता है ना, जैसे डी वाई डी एक्स है, तो डी वाई डी एक्स भी कई जगह पर उसको हम ऑपरेटर कहते हैं, इंटीग्रेशन को भी कई जगह पर हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। तो ये एक प्रकार का ऑपरेटर है। तो जहां भी ये टर्म लग गया नेवला, इसका मतलब हम उसका ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने फाई में नेवला को लगा दिया, मान लीजिए नेवला को मैंने फाई में लगा दिया, तो इसका मतलब अब ये हुआ कि आप इस फाई का, फाई मतलब जो भी हो, फाई क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है, तो इसका मतलब मैं फाई का, है ना, ग्रेडियंट निकालना चाहता हूं। तो फाई मान लीजिए ये है, तो फाई का मुझे ग्रेडियंट निकालना है। जैसे मैंने नेवला को फाई में लगा दिया, इसका मतलब मैं फाई का ग्रेडियंट निकालना चाहता हूं। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई, और ये हो जाएगा डेल फाई बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा जे कैप डेल वाई ऑफ फाई, और हो जाएगा के कैप डेल वाई डेल जेड ऑफ फाई। तो आसान है, मतलब फाई को पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे फाई को पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर हम फाई को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आप जानते होंगे, जैसे अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन पार्शियली, तो इसका मतलब आप y z को कांस्टेंट मानेंगे। अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन पार्शियली, इसका मतलब आप x और z को कांस्टेंट मानेंगे। और अगर आप z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो आप x और y को कांस्टेंट मानेंगे। तो मतलब ये बेटा हमारा ग्रेडियंट का सिंबल होता है नेवला। तो जहां पर भी आपने ग्रेडियंट निकालना है वहां पर आप इस नेवला को लगा देंगे। मतलब हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ये हो गया है हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई। मतलब अगर हम फाई का ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं तो बच्चों हम इस सिंबल को लगा देंगे हर जगह, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान दो, जो ग्रेडियंट आया देखो उसमें आई कैप जे कैप के कैप आएगा, ग्रेडियंट में आई कैप जे कैप के कैप आएगा। इसका मतलब ग्रेडियंट क्या है, एक वेक्टर है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो ग्रेडियंट आता है ये एक वेक्टर होता है, और ये वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक वेक्टर, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, है ना। जैसे कि मान लो हमारा ये हथेली मेरी सरफेस है, ये हथेली सरफेस है मेरी, तो सरफेस का कुछ इक्वेशन होगा, इसका कुछ इक्वेशन होगा। मान लीजिए इसका इक्वेशन ये है, अब इस पर कोई स्पेशल पॉइंट होगा, मान लीजिए ये इसका स्पेशल पॉइंट है, तो इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब इस पॉइंट पर कुछ एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, इस नेवला की वैल्यू निकालेंगे, और निकालने के बाद जब हम एक्स वाई जेड की वो स्पेशल वैल्यू रख देंगे तो हमें इस पॉइंट पर एक वेक्टर मिल जाएगा जो कि हमारी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब सरफेस के नॉर्मल होगा उस स्पेशल पॉइंट पर। जो भी पॉइंट हम रखेंगे, है ना, जो भी पॉइंट हम एक्स वाई जेड की कुछ स्पेशल वैल्यू होगी इस पॉइंट के लिए, तो जब हम वो पॉइंट रखेंगे किसमें, इस ग्रेडियंट में, तो हमें एक वेक्टर मिल जाएगा जो कि उस पॉइंट के मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और उस पॉइंट से पास हो रहा होगा, है ना। तो मतलब एक वेक्टर मिल जाएगा जो कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा या हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगा। देखो बच्चों, जैसे कि मैं तुमको यहाँ पर एक क्वेश्चन करके बताता हूँ कि भाई कैसे हमको मान लीजिए ये क्वेश्चन यहाँ पर एक दो करने हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें फाई दे दिया जाए, हमें फाई दे दिया जाए एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, मान लीजिए क्वेश्चन है, और हमसे कहा जाए कि ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालिए, है ना, शॉर्ट में लिखते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई, या हमसे कह दिया जाए कि नेवला ऑफ फाई निकालिए, तो बात बराबर है ना।
तो हमें सबसे पहला काम देखो क्या करना होगा, हमें बस यही फार्मूला अप्लाई करना है, डेल फाई बाई डेल एक्स निकालना होगा। ठीक है, तो देखो आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल फाई बाई डेल एक्स निकालेंगे, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, वाई जेड कॉन्स्टेंट होगा। तो वाई जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। तो क्या आ गया, वाई जेड स्क्वायर बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, 2x हो गया। ठीक, अच्छा डेल फाई बाई डेल वाई निकालेंगे, रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है, तो क्या होगा, एक्स जेड कॉन्स्टेंट हो गया। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाहर आ गया, और वाई के रिस्पेक्ट में वाई का कितना हो गया, 1 हो गया। फिर हम निकालेंगे डेल फाई बाई डेल जेड, रिस्पेक्ट टू जेड निकालेंगे, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा कांस्टेंट, और जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा। तो ऐसे करके देखो ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, और ये वैल्यूज बच्चों हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमें देखो इसका, इसी में अगर ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाएगी तो हमको देखो ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स क्या हुआ, ये हो गया 2xy जेड स्क्वायर, और ये हो गया जे कैप, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये हो गया के कैप, और ये क्या हो गया, ये हो गया 2y x² z। तो बच्चों ये आ गया हमारा इस ग्रेडियंट का आंसर। हाँ, एक्स वाई जेड की अगर कोई वैल्यू दी जाएगी तो उस स्पेशल वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, तो हमें क्या होगा, एक वेक्टर मिल जाएगा जो उस पॉइंट से पास होगा और सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो काफ़ी बेटा इजी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि देखो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस स्टार्टिंग में इजी है, आगे जाके जब इसमें इंटीग्रेशन आता है तो थोड़ा ये टफ होता है, और वहीं तक हमको जाना है, और वही इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है। जब यहाँ पर हम, ठीक है, इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ते हैं, ग्रीन्स थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बेटा इसका मेन काम शुरू होता है। तो अभी ये इजी गोइंग, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए आराम से, कोई टेंशन नहीं है, मस्त होके पढ़िए बच्चों। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, लिखो फटाफट बेटा जल्दी से इसको, लगता है मैं कुछ गाने वाने गा लूं। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है। देखो गोरेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सर पे है बो, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो, फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो बच्चों हम लोग एक दो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बेटा करेंगे। मान लीजिए हमें एक f फंक्शन दिया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स जेड स्क्वायर, और हमसे कहा जाए कि फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, है ना, फाइंड ए वेक्टर, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है, और एक पॉइंट दिया गया है 1 - 1 2, मतलब ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें इस सरफेस के एक वेक्टर निकालना है जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, देखो अब हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर कि देखो, या ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें इस पॉइंट पर ग्रेडियंट निकालना है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट का मतलब ही जो वेक्टर हो गया वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू सरफेस हो गया। तो मतलब देखो बच्चों हमें ग्रेडियंट ऑफ f चाहिए, तो क्या होगा, i डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ बाई डेल वाई और प्लस के कैप डेल एफ बाई डेल जेड हो गया। बस ये फार्मूला लगा दिया भाई, यहाँ पर f दिया है तो फाई की जगह f आ गया, पिछले वाले क्वेश्चन में फाई दिया था तो यहाँ पर फाई की प्लेस पर f आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्या हुआ, i कैप f को x के रेस्पेक्ट में करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये हो जाएगा 3x², y तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, z² बचेगा, और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस हो गया j कैप, देखो y के रेस्पेक्ट में करना है तो इसका हो जाएगा 0,
इसका भी हो जाएगा 0, तो हो जाएगा माइनस का 3y²। और देखो यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका 0 इसका 0, z के रिस्पेक्ट में करना है तो x हो गया कांस्टेंट और z² का क्या हो गया 2z। देखो यहाँ पर ये क्या आ गया i कैप 3x² प्लस z² माइनस 3y² j कैप और ये 2xz और k कैप। ऐसे करके देखो यहाँ पर आ गया 3y² है ये। अब हम इसमें देखो ये पॉइंट पुट कर देंगे 1 - 1 2, 1 - 1 2 ये पॉइंट पुट कर देंगे तो मतलब x की प्लेस पर 1 आ गया तो 3 हो गया, z की प्लेस पर 2 आ गया तो 4 हो गया। y² का मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया और ये हो गया j कैप और 2xz तो हो गया 2 1 और 2 और k कैप। देखो यहाँ पर ये आ गया 7 × i कैप माइनस 3 × j कैप और हो जाएगा 4 × k कैप। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनली बच्चों आंसर आ गया। ये क्या है, ये एक सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, ठीक है ना। तो काफी बच्चों इजी क्वेश्चन है। अभी हम लोग और कई सारे क्वेश्चन करेंगे। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल बता रहा हूँ कि कैसे हमको ग्रेडियंट के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। लिख लो फटाफट जल्दी बच्चों। एक रुत आए एक रुत जाए, बदले मौसम ना बदले नसीब, कौन जतन करो कौन बताए, एक रुत आए एक रुत जाए, बदले मौसम ना बदले नसीब, भूखी प्यासी धरती सबका पेट भरे, खेती कौन करे। देखो ध्यान दो बच्चों, एक क्वेश्चन बच्चों में करना है। क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर ये है कि हमसे कहा जाएगा शो दैट, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, शो दैट नेवला ऑफ r की पावर -3 बराबर -3 r की पावर -5 और r वेक्टर। नेवला ऑफ r की पावर -3 बराबर -3 r की पावर -5 और r वेक्टर। ये देखो बच्चों यहाँ पर हमको प्रूव करना है। देखो ध्यान देना, जैसे इसमें इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे और इन सबको करने का एक ही मेथड होता है। देखो वो क्या है कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, देखो r वेक्टर को मानेंगे xi कैप yj कैप और zk कैप। और ध्यान रखना जहां पर खाली r है तो उसका मतलब होता है कि r का मॉडुलस लेना है। खाली r का मतलब हमेशा ध्यान रखना, कई जगह क्या होता है वो r वेक्टर नहीं लिखते हैं, कई किताबों में डार्क r लिखते हैं, डार्क मतलब मोटा मोटा वो r लिखेंगे। तो जब मोटा मोटा r लिखें तो समझ जाना कि वो r वेक्टर की ही बात कर रहे हैं, है ना। ज़्यादा अच्छा होता है कि वो सिंपल r लिखें। सिंपल r का मतलब r का मैग्नीट्यूड और r वेक्टर का मतलब ये है। देखो जैसे यहाँ पर इधर सिंपल r है, ये भी सिंपल r है, यहाँ पर r वेक्टर है। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, है ना। ध्यान रखना जो ग्रेडियंट हम निकालते हैं वो स्केलर चीज़ों का निकालते हैं, स्केलर फंक्शन मतलब उसमें i कैप j कैप k कैप नहीं होता, उसका हम लोग बच्चों ग्रेडियंट निकालते हैं, ठीक है ना। देखो क्या हुआ, अंडर रूट क्या हो गया x² प्लस y² प्लस z²। देखो यहाँ पर ये r का मतलब आ गया। अब देखो r की पावर -3, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्चुअली x² प्लस y² प्लस z² की पावर हाफ हो गया। अब हमें नेवला ऑफ चाहिए है, देखो क्या चाहिए, हमें चाहिए नेवला ऑफ r की पावर -3। तो नेवला ऑफ r की पावर -3 का मतलब हो गया x² प्लस y² प्लस z² की पावर -3/2। ऐसे करके देखो यहाँ पर आगे। अच्छा अब देखो हमें इसका नेवला चाहिए है, तो नेवला का मतलब देखो बच्चों इस फंक्शन का नेवला चाहिए है, तो i del y del x ऑफ दिस, ठीक है, और प्लस j कैप del y ऑफ दिस x² प्लस y² प्लस z²
की पावर -3/2 प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड ऑफ 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। देखो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो मतलब ये वही फाई की जगह आ गया, तो आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ फाई प्लस जे डेल बाई डेल वाई ऑफ फाई प्लस के डेल बाई डेल जेड ऑफ फाई। देखो अब जैसे इसका हमको करना है बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका करना है पार्शियल। देखो क्या होगा, देखो ये हो गया आई, इस पूरे का करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा x की पावर n का लगेगा फार्मूला, x की पावर n क्या होता है n, और x की पावर, ठीक है, n और x की पावर n-1 तो माइनस का 5/2, फिर इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा, क्योंकि y z का 0 हो जाएगा। सिमिलरली देखो यहाँ पर भी ये j कैप है, इसको y के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या हो जाएगा -3/2, फिर वही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2, इसको y के रेस्पेक्ट में करना है तो क्या हो जाएगा 2y, क्योंकि x z का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। अच्छा फिर देखो यहाँ पर k कैप, ये हो गया -3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2, और ये इसको z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2z हो जाएगा, काफी इजी है। देखो यहाँ से क्या होगा कि हम लोग कुछ कॉमन ले लेंगे। देखो जैसे 2 से 2 हर जगह कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, देखो क्या होगा -3 कॉमन आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2 कॉमन हो जाएगा। देखो क्या बचेगा, -3 तो बचेगा देखो एक्स आई कैप, और यहाँ पर बचेगा देखो प्लस का वाई जे कैप, और यहाँ पर बचेगा बच्चों जेड के कैप, ये देखो यहाँ पर बचेगा। और देखो यही हमारा आंसर है। देखो कैसे, ये r है, देखो इसको हम लिख सकते हैं -3 r की पावर 5, है ना, r की पावर 5, देखो ये r की पावर -5, क्योंकि देखो r ये है, जब हम इसकी पावर -5 करेंगे तो पावर -5/2 हो जाएगी, जो यहाँ पर आ जाएगा। और ये क्या हो गया, ये हो गया देखो हमारा r वेक्टर। देखो ये हमें अपना क्वेश्चन प्रूव करना था, और देखो बड़ी आसानी से ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको काफी ज्यादा यहाँ पर मिलते रहेंगे थोड़े थोड़े। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, देखो अब जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ये हमें एक्स वाई जेड में ग्रेडियंट निकालना था, मतलब जो हमें अपना स्केलर फंक्शन दिया था बच्चों वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में दिया था। अच्छा अब देखो कभी कभी क्या होगा, हमें जो अपना फंक्शन दिया जाएगा वो आर थीटा मतलब पोलर फॉर्म में दिया जाएगा। पोलर आप समझते हैं, जैसे क्या होता है जब हम 2D प्लेन की बात करते हैं तो 2D प्लेन में या तो हम एक्स वाई में चले, है ना 2D, या फिर हम आर थीटा में चले। आर थीटा क्या होता है, पोलर होता है। तो अगर कोई चीज पोलर में दी गई है तो हम उसका ग्रेडियंट पोलर में ही निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, जरा इस बात को हम लोग यहाँ पर समझें। जैसे अभी तक तो हमें जो दिया गया था वो हमें एक्स वाई जेड की फॉर्म में था, तो हमने उसको एक्स वाई जेड की फॉर्म में निकालने के लिए मेथड सीखा, नेवला को सीखा। तो नेवला ने क्या किया, उसको हमें एक्स वाई जेड की फॉर्म में निकाल के दे दिया। लेकिन अगर मान लीजिए हमें जो इक्वेशन है वो आर थीटा की फॉर्म में दिया जाए तो हम ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे। लिखो जरा बच्चों ध्यान से, पहले इसको मैं आपको बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट कि आर थीटा की फॉर्म में हम लोग कैसे निकालेंगे। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे जब हम पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, जैसे मान लो कोई पॉइंट P है और ये डिस्टेंस मान लीजिए R है, R,
और ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो इसका कोऑर्डिनेट होता है r कॉमा थीटा, पोलर में r थीटा। और अगर हम इसी में कार्टेशियन लगाएं, मान लीजिए इसमें हम कार्टेशियन भी लगाएं, तो कार्टेशियन में क्या होता है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और इसी का कोऑर्डिनेट हो जाता है एक्स वाई। फिर हमने पढ़ा होगा, या यहीं से देखो निकाल सकते हैं कि कॉस थीटा, जैसे ये एक्स वाई है तो ये डिस्टेंस एक्स हो गई, ये वाई हो गई, तो कॉस थीटा क्या हो गया, एक्स बाई आर हो गया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, आर कॉस थीटा हो गया। सिमिलरली साइन थीटा निकालेंगे तो ये डिस्टेंस वाई हो गई, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये डिस्टेंस एक्स हो जाएगी, ये वाई हो जाएगी, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, वाई बाई आर, तो वाई क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। तो ये पोलर और कार्टेशियन में रिलेशन होता है। हालांकि अगर आपको पोलर बहुत डिटेल से पढ़ना है तो आईआईटी जैम में मैंने, आईआईटी जैम की एक अलग प्लेलिस्ट है, उससे मैंने पोलर को बहुत डिटेल से समझाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। उसमें पोलर कोऑर्डिनेट का यूज़ था डबल इंटीग्रेशन में, तो वहाँ पर मैंने पोलर को बहुत डिटेल से समझाया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप पोलर क्या होता है इसको समझ सकते हैं। हो सकता है पोलर भी आपको पढ़ना हो, पोलर को पहले बहुत डिटेल से समझाया, पोलर में कर्व की ट्रेसिंग भी वहाँ पर समझाई हुई कि पोलर में ग्राफ कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छे से पोलर आपको आ जाएगा। 3 4 5 अलग अलग वीडियो मैंने बनाए हुए, हालांकि उस समय मैं मसूरी घूमने गया हुआ था, तो वहीं बैठ के मैंने वीडियो बनाए हैं, तो मसूरी की लोकेशन का भी आप मज़ा लेंगे वहाँ पर, है ना। तो मतलब देखो क्या होता है, अगर चीज़ें आर थीटा में दी जाए तो हम लोग मतलब कैसे निकालेंगे ग्रेडियंट। देखो तो क्या लिखा है कि ग्रेडियंट, ठीक है, इन पोलर कोऑर्डिनेट, ग्रेडियंट इन पोलर कोऑर्डिनेट, मतलब पोलर में ग्रेडियंट कैसे निकाला जाएगा। देखो इसके लिए बच्चों क्या करें, जैसे कि मान लो हमारे पास ये पॉइंट अपना P है और ये हमारा ओरिजिन है ना, ओरिजिन है और पॉइंट P है। तो मान लीजिए देखो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग इसके अलोंग यूनिट वेक्टर मान लेते हैं ER, और इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मान लेते हैं E थीटा। मतलब ER वेक्टर क्या है, ये है OP के अलोंग यूनिट वेक्टर, और ई थीटा क्या है, ये है ओपी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। देखो ध्यान रखना, ये जो ओपी होता है ना, ओपी, इसको हम रेडियस वेक्टर भी कहते हैं, किसमें, पोलर में, पोलर में इसको हम लोग रेडियस वेक्टर भी कहा कहते हैं। तो ई आर वेक्टर क्या है, ये है ओपी मतलब रेडियस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर, और ई थीटा क्या है, ये है रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। देखो अब इसके लिए तुम क्या करोगे, देखो फॉर्मूला याद रखना, जैसे कि मान लीजिए फाई जो है ये पोलर फंक्शन है, पोलर फंक्शन का मतलब ये हमें इक्वेशन दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, ये आर और थीटा के टर्म में इक्वेशन हमको दी जाएगी और हमें इसका ग्रेडियंट निकालना होगा। तो देखो एक तरीका तो ये होगा कि आप पोलर को वापस कार्टेशियन में मतलब एक्स वाई में ले आइए और वही अभी जो मेथड हमने सीखा उसको लगा दीजिए, लेकिन वो कई बार बहुत टफ हो जाता है। एक तरीका तो ये होगा कि अगर आपको इक्वेशन पोलर में दी गई है, मतलब आर थीटा में कोई आपको इक्वेशन दी गई है, तो आप उसको वापस एक्स वाई में ले आए इसी मेथड से, है ना। जैसे देखो आर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे स्क्वायर करके ऐड कर दें, स्क्वायर करके ऐड कर दें तो आर स्क्वायर मिल जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर दें तो टेन थीटा मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो वो इक्वेशन जो है वापस एक्स वाई में चेंज हो जाती है, लेकिन वो मेथड कई बार बहुत टफ पड़ता है। तो इसलिए जब भी हमें पोलर में दिया जाएगा तो पोलर को पोलर में ही निकालेंगे। देखो कैसे, देखो मान लो फाई हमें पोलर फंक्शन दिया गया है इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, तो देखो इसका जो नेवला होगा मतलब जो इसका ग्रेडियंट होगा, देखो इसका फार्मूला याद रखो, डेल फाई बाई डेल आर और ई आर वेक्टर, ई आर क्या है, वही अपना यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अच्छा और देखो क्या होगा, प्लस 1 बाई आर और ये हो जाएगा डेल फाई बाई डेल थीटा और ई थीटा वेक्टर। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, है ना। ये फार्मूला हमें ग्रेडियंट को निकालने का याद रखना है। अगर फाई जो है आर थीटा में दिया जाए तो डेल फाई बाई डेल आर ई आर वेक्टर प्लस 1 बाई आर डेल फाई बाई डेल थीटा ई थीटा वेक्टर। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें फाई जो इक्वेशन दी गई है वो ये दी गई है, साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा। देखो ये इक्वेशन आर थीटा में है, पोलर में इक्वेशन है, और हमें इसका ग्रेडियंट चाहिए है, हमें इसका ग्रेडियंट चाहिए। इक्वेशन क्या है, आर थीटा में मतलब पोलर में इक्वेशन है, हमें ग्रेडियंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पोलर को पोलर में ही निकालेंगे इसी फार्मूले से। अगर क्योंकि अगर हम पोलर से कार्टेशियन में चेंज करेंगे सवाल बहुत टफ हो जाएगा, है ना।
तो हम लोग क्या करेंगे, पोलर को पोलर में ही निकालेंगे। ध्यान दो, देखो बड़ा आसान है। अब हमें क्या करना है, बस ये फार्मूला यहाँ पर लगाना है। तो ये फार्मूला बच्चों हमें याद रखना है पोलर में। अब देखो ध्यान रखना, पोलर जो है ना ये 2 डायमेंशन कवर करता है आर थीटा। 3D में जो है वो पोलर स्फेरिकल बन जाता है। जैसे यहाँ पर आर थीटा आया, आर थीटा क्या करता है, ये पोलर में मतलब 2 डायमेंशन चीजों को कवर करता है ना। जब हम इसी को 3D में ले जाते हैं तो उसको पोलर नहीं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कहते हैं। वो भी मैं तुमको बताऊंगा परेशान मत होना अभी। देखो अब जैसे यहाँ पर हमें क्या करना होगा, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले हमें निकालना है डेल फाई बाई डेल आर। देखो डेल फाई बाई डेल आर निकालना मतलब आर के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। तो थीटा कांस्टेंट है तो कॉस साइन थीटा 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बोलो, कॉस थीटा कांस्टेंट है, आर के रिस्पेक्ट में 1 हो गया तो क्या वैल्यू आ गई, कॉस थीटा आ गई। आर के रिस्पेक्ट में करना, इसी को देखो फाई को करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा के रिस्पेक्ट में देखो साइन थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। आर कांस्टेंट हो गया, कॉस थीटा कितना हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया। तो ये डेल फाई बाई डेल थीटा आ गया। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। देखो जो हमारा ग्रेडियंट है वो क्या हो जाएगा, डेल फाई बाई डेल आर मतलब कॉस थीटा, और साथ में क्या आ गया, ई आर वेक्टर। ई आर ही रहेगा, ध्यान देना। और ये क्या है, 1 बाई आर डेल फाई बाई डेल थीटा की देखो वैल्यू ये आ गई। ये क्या आ गया, ये आ गया कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा, और साथ में क्या आ गया, ई थीटा वेक्टर। तो देखो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर डेल फाई की वैल्यू देखो हमने यहाँ पर ये निकाली है ना। इसको ऐसे रहने देंगे, ई आर और ई थीटा जो है ये यहाँ पर ऐसे ही लिखा रहेगा। ई आर और मतलब देखो ये आर थीटा में है, ई आर और ई थीटा ऐसे ही यहाँ पर लिखा रहेगा। तो मतलब पोलर में अगर हमें कोई क्वेश्चन दी जाए तो उसका ग्रेडियंट कभी निकालना हो तो हमेशा हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। इस फार्मूले को याद रखना। अब देखो यही चीजें जब 3D में जाती हैं तो वो स्फेरिकल बन जाती हैं। हालांकि स्फेरिकल अभी मैं आपको बहुत नहीं समझा रहा हूँ, बस उसका फार्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि स्फेरिकल को समझना ही अपने आप में थोड़ा टिपिकल काम होता है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री मैंने समझाया हुआ अच्छे से स्फेरिकल को। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आप जाएंगे, खैर जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की ज़्यादा अभी, बस फार्मूला याद रखिए। देखो जब हम यही चीज़ें 3D में जाते हैं तो वहाँ पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाते हैं आर थीटा फाई। 3 वेरिएबल देखो वहाँ चलते हैं। जैसे 2D में 2 वेरिएबल है आर थीटा, इक्वेशन आर थीटा में दी जाएगी। लेकिन जब हम 3D में जाएंगे तो ये पोलर जो है ये स्फेरिकल बन जाता है। इसको हम कहते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो एक्चुअली अब आज के टाइम में स्फेरिकल का ज़्यादा कोई बहुत यूज़ रह नहीं गया। स्फेरिकल को लोगों ने करीब करीब साइड लाइन कर दिया है। स्फेरिकल कहीं भी शायद यूज़ नहीं होता है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत यूज़ होता है तो मैंने वहाँ पढ़ाया। देखो मैं तुमको बताता हूँ कि अगर स्फेरिकल में हमें दिया जाए तो हम कैसे ग्रेडियंट को निकालेंगे। मतलब अगर हमें फाई जो है ना आर थीटा फाई 3 कोऑर्डिनेट में दे दिया जाए, है ना, आर थीटा फाई 3 कोऑर्डिनेट में अगर हमको फंक्शन दे दिया जाए तो हम उसका ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे ये भी जरा बच्चों हम समझ लें, ठीक है। ग्रेडियंट इन स्फेरिकल। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन। देखो ऐसे मान लो फाई जो है ना, फाई मतलब जो इक्वेशन हमको दी जाएगी या एफ कह दो। अब यहाँ पर आर थीटा फाई 3 चीजें वैसे भी आएंगी। तो मान लो जो एफ है फंक्शन जो है वो हमें इन टर्म्स ऑफ आर थीटा फाई 3 वेरिएबल के टर्म में देखो हमको फंक्शन दिया जाएगा, ठीक है। देखो इसके लिए देखो क्या होगा, जो हमारा नेउला ऑफ फाई होगा ग्रेडियंट होगा, देखो उसका फॉर्मूला ध्यान रखना है डेल एफ बाई डेल आर, और हो जाएगा ई आर वेक्टर प्लस, एक सेकंड यार कुछ गिर गया है सामान, इसको उठा के रख दिया जाए ऊपर। देखो फिर क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 1 बाई आर डेल एफ बाई डेल थीटा और ई थीटा वेक्टर। यहाँ पर क्या है, डेल एफ बाई डेल आर है, ई आर है, 1 बाई आर है, डेल एफ बाई डेल थीटा है, और क्या होगा देखो प्लस होगा 1 बाई आर साइन थीटा
और डेल एफ बाई डेल फाई ई थीटा ई फाई वेक्टर। देखो जैसे ये ई आर ई थीटा और ई फाई ये भी यहाँ पर यूनिट वेक्टर है ना। इक्वेशन आर थीटा फाई में दी जाएगी तो आपको ग्रेडियंट निकालने के लिए इस फार्मूले को यूज करना होगा। ये फार्मूला बच्चों याद रखिए, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो वो अगर आप कार्टेशियन में चेंज करना चाहेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना पड़ेगा। देखो जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमें एफ ये दे दिया जाए, मान लीजिए हमें एफ दे दिया जाए फॉर एग्जांपल आर साइन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस साइन फाई। अब देखो आर थीटा फाई में एक क्वेश्चन आपको दी गई है, आर साइन थीटा टेन थीटा साइन फाई। देखो इस फार्मूले को लगाइए तो ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होगा, डेल एफ बाई डेल आर। पहले भी रिस्पेक्ट टू आर करना होगा, जब रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो थीटा और फाई को कांस्टेंट मानेंगे, इसको भी रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा कांस्टेंट, आर का 1 हो गया, ये सब 0 हो गया, और साथ में क्या हो गया, ई आर वेक्टर आ गया ये वाला, ठीक है ना। बोलो अच्छा, फिर देखो हमें क्या करना होगा, ये 1 बाई आर को लिखना होगा एज इट इज। अब डेल एफ बाई डेल थीटा इसको भी रिस्पेक्ट टू थीटा करना होगा, तो आर और फाई को कांस्टेंट लेंगे, इसको भी रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे तो आर कांस्टेंट, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, भी रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे तो हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन फाई का 0, और साथ में ई थीटा देखो यहाँ पर रहेगा। अब क्या बचा, 1 बाई आर साइन थीटा और डेल एफ बाई डेल फाई, रिस्पेक्ट टू फाई करना है तो इसका भी 0, क्योंकि रिस्पेक्ट टू फाई करना है तो आर थीटा को कांस्टेंट मानेंगे, तो इसका भी 0 इसका भी 0, साइन फाई कितना हो जाएगा बोलो, कॉस फाई, और क्या हो जाएगा, ई फाई वेक्टर, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पर हमें नेवला ऑफ फाई की देखो वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो डेल एफ बाई डेल थीटा, ठीक है, तो देखो ये आ गया साइन थीटा और ई आर प्लस 1 बाई आर ब्रैकेट में आर कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ई थीटा प्लस 1 बाई आर साइन थीटा कॉस फाई और ई फाई। तो बच्चों ये हमें ग्रेडियंट की वैल्यू मिल गई। अगर इक्वेशन स्फेरिकल दी जाए तो, स्फेरिकल का मतलब आर थीटा फाई में दी जाए तो, स्फेरिकल क्या होता है, 3 डायमेंशन को कवर करता है। जैसे पोलर जो है वो 2D को कवर करता है, केवल आर और थीटा की बात करता है, स्फेरिकल 3D को कवर करता है। तो स्फेरिकल में बच्चों हमको ये मिल गया अपने ग्रेडियंट को निकालने का मेथड, ई आर ई थीटा ई फाई, ये तीनों यहां पर बच्चों यूनिट वेक्टर होते हैं। अब इनकी जो डायरेक्शन होती है वो थोड़ा सा आप अभी समझ नहीं पाएंगे। जैसे ई आर जो है ना, ये आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, ई थीटा थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है ना। तो खैर ये बातें अभी आप समझ नहीं पाएंगे कि ये डायरेक्शन कैसे हैं, कहाँ हैं, क्योंकि जब तक आप उसको 3D में विजुलाइज करेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा। तो खैर फार्मूला याद रखिए, आपको उससे 3D में विजुलाइज करने को यहाँ कोई पूछेगा नहीं, और अगर आपको डिटेल से समझना है तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा, जरूरत नहीं है, आप केवल फार्मूले को याद रखिए बस फिलहाल अभी, क्योंकि स्फेरिकल का कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज होता नहीं है। तो ई आर ई थीटा ई फाई ये यूनिट वेक्टर हैं, तो इनकी डायरेक्शन अभी आप समझ नहीं पाएंगे। ई आर होता है आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट सरफेस के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ई थीटा होता है थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, और ई फाई होता है फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, है ना। तो ये बस आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं, अभी आप समझ नहीं पाएंगे इनको, क्योंकि मैंने आपको ये बात अभी यहाँ पर समझाई नहीं है, और ना हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि इतना ही हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। इसके वीडियो बेटा एक अलग प्लेलिस्ट में जाएंगे, नीचे मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, और मैं आपको वेक्टर का बेसिक अगर आपको सीखना है, बस ज़रूरत नहीं है सीखने की, है ना, अगर सीखना हो तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। मैंने आईआईटी के लिए वेक्टर का बेसिक पढ़ाया हुआ है, और आईआईटी का अपना एक अच्छा स्टैंडर्ड होता है, वहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ डिटेल से डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 वेक्टर्स, ये सब मैंने बहुत डिटेल से वहाँ पढ़ाया हुआ, उसका लिंक मैं दे दूंगा, और ज़रूरत हो तो नीचे जाके पढ़ लेना। अदरवाइज ग्रेडियंट से हमने स्टार्ट किया है, अभी ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, उसके बाद हम लोग ग्रीन्स थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, कॉस्ट डाइवर्जेंस थ्योरम है, ये सब पढ़ेंगे अच्छे से।
डिटेल से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ के पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।